नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्टअप की दुनिया का सबसे पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर पर। जिंदगी को आसान बनाने वाली कई टेक स्टार्टअप्स को हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज हमारी नजर एक ऐसे ही सेक्टर पर है जो भविष्य में क्रांति लाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी है और IBM, गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां भी इस पर दांव लगा रही हैं। साइफाई फिल्मों में हमने देखा है कैसे मशीनें बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर रही हैं। यकीन मानिए, ये फिल्मों की कल्पना अब हकीकत बन गई है। आज आपको मिलवाते हैं मुंबई की आर्या AI से, जो मशीनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रोग्राम करती है, जिससे आपके रोज के काम, ऑर्गेनाइजेशन और यहां तक कि सेहत को ट्रैक करने में मदद मिलती है। वो दिन अब दूर नहीं जब आपके सारे काम ऑटो मोड पर कर आप आराम कर सकेंगे। 2016 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के कुछ बड़े इनोवेशन हमारे देश में ही सामने आ सकते हैं। आर्या AI देश का पहला स्टार्टअप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को समझकर उसे आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। IIT में साथ पढ़ रहे दो दोस्त विनय कुमार और दीक्षित मरला ने आर्या AI की शुरुआत 2013 में की। आर्या AI पर्सनलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाता है। Artificial intelligence is nothing but if you give an intelligence to a machine, either by writing a code or by replicating a principle. For example, you can give intelligence to a machine by writing software or also by giving mechanics behind it. So both of them can be a machine intelligence. And how does that help the consumer is a bigger question that anybody knows, right? So it can not only automate a lot of stuff that we are doing today, it can do that better and better and more efficiently. So that's why human can execute many things faster and better. So that's what AI can be helpful for. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी उभरती टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल कई अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है। कंपनियों के लिए AI का सबसे बड़ा फायदा रहा है टास्क एग्जीक्यूशन को ऑटोमेट करना। यानी अगर आपकी रिटेल कंपनी है तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने कस्टमर केयर को पूरी तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई फायदे हैं। आर्या AI ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे डायबिटीज के पेशेंट्स कंप्यूटर पर ही अपनी आंखों की जांच कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि उन्हें कैटरैक्ट या ग्लूकोमा होने की कितनी संभावनाएं हैं। हाँ, हम लोग अभी रिसेंटली एक हेल्थ सेक्टर में शुरू किए थे डायबिटीज का रेटिनोपैथी का इमेज लेके वी आर ट्रेनिंग और ऑल आवर एल्गोरिथम्स ऑन डीप लर्निंग। सो वो बता देगा कि आपका डायबिटीज लेवल कितना % है, अगर है तो कितना लेवल % और क्या उसका क्यूर का प्रॉब्लम आएगा। देन वो अभी बेसिक पर्सन्स के लिए कैसे यूज होगा। इफ अ पर्सन इज रियली, अगर कोई रिमोट एरिया में है या कई और प्लेसेस में वेयर डायबिटीज का स्पेशलिस्ट नहीं है, तो पर्सन ही कैन डायरेक्टली अपलोड इस इमेज रेटिनोपैथी का रिपोर्ट जो भी है उसको अपलोड कर सकता है और बता सकता है कि सिस्टम बता सकता है कि कितना लेवल का एक्यूरेसी है उसके पास और कितना % उसका साथ आ रहा है। आर्या AI फिलहाल देश के 5 बड़े बैंक, 2 IT कंपनियां और 1 बड़े अस्पताल के साथ काम कर रही है। नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से इनके ज्यादातर प्रोडक्ट अब तक प्रोटोटाइप स्टेज पर ही है। फाउंडर्स का कहना है कि सबसे मुश्किल चीज है कंपनियों को ऐसी नई टेक्नोलॉजी में निवेश करने के लिए राजी करना। इस वक्त आर्या AI में 10 लोग काम कर रहे हैं। कंपनी ने हाल ही में योनेस एंजल फंड और वेंचर नर्सरी से कुल 5 करोड़ का शुरुआती सीरीज A फंड जुटाया है। इन पैसों का ज्यादातर इस्तेमाल फाउंडर्स रिसर्च के लिए करेंगे। The plan today is not to look for funding more and more. The plan is to look for productizing the technology more and more. So that today the technology that we are looking at is a very complicated technology. So there are a lot of things to be solved yet. It's still unsolved problem, right? AI itself is a very big unsolved problem. So our aim for next 1 year is to make this productization as simple as possible, so that anyone can able to use it. So if anyone can able to use it, that's where the bigger application of any product would be. So that's the kind of simplification that we want to bring in next 1 year. इलॉन मस्क हो या मार्क ज़करबर्ग, दुनिया के बड़े टेक गुरुओं का कहना है कि 2016 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साल होगा। जैसे जैसे AI टेक्नोलॉजी अपडेट होगी वैसे वैसे दुनिया में तेजी से बदलाव आने की उम्मीद है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन के मामले में भारत भले ही विकसित देशों के काफी पीछे है, लेकिन आर्या AI जैसे स्टार्टअप्स भारत को इस क्षेत्र में आगे ले जाने की पूरी उम्मीद जगाते हैं। राधिका कुमार, मुंबई। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक और आगे आपको बताएंगे कैसे विलग्रो लेकर आया है एक नया मेंटेरा फंड
जो मदद करेगा सोशल एंटरप्रेन्योर्स की। इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योर्स यानी ऐसे लोग जिनका काम दुनिया में कोई बड़ा बदलाव ला रहा है या फिर पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ऐसे लोगों की भारत में कमी नहीं है और इस बिरादरी को और भी बढ़ाने के लिए अब विलग्रो एक नया फंड लेकर आया है, मेंटेरा सोशल इम्पैक्ट फंड। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विलग्रो के प्रेसिडेंट और साथ ही मेंटेरा के को फाउंडर पीआर गणपति। मिस्टर गणपति, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। विलग्रो ने एक इनफैक्ट नया एफर्ट लिया है मेंटेरा फंड के साथ, ये कितना अलग होगा विलग्रो जो काम कर रही है उससे? हाँ, विलग्रो तो अभी 15 साल से इस फील्ड में काम करती आ रही है। हम अभी तक एंटरप्रेन्योर्स को करीबन 50 या 60 लाख तक ही पैसा दे पाए थे और उसके साथ उन एंटरप्रेन्योर्स ने पायलट किया, थोड़ा सा प्रोटोटाइप बनाया, अपना मॉडल थोड़ा सा प्रूव किया, मगर उसके बाद उनको फंड करने के लिए 1 करोड़ या 2 करोड़ देने के लिए बहुत ही कम इन्वेस्टर्स हैं इस देश में और उसी कमी को हम ओवरकम करने के लिए हमने ये मेंटेरा सोशल इम्पैक्ट फंड शुरू किया है। 5 या 6 करोड़ देने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं तैयार, मिड स्टेज या लेट स्टेज में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स हैं, मगर ये अर्ली स्टेजेस में 1 करोड़ 2 करोड़ देने के लिए इन्वेस्टर्स नहीं हैं और इसी कमी को हम ओवरकम करने के लिए हमने मेंटेरा फंड चालू किया है। ओके, तो आप ये बेसिकली जो गैप है लेटर स्टेज या फिर ग्रोथ स्टेज से आगे जो कंपनियां निकल जाती हैं और सीड स्टेज से उभर कर जो आगे आती हैं उसको उस गैप को फिल कर रहे हैं? जी हाँ, इसी गैप को हम फिल कर रहे हैं। एजुकेशन में, स्किल्स ट्रेनिंग में, मेडिकल डिवाइसेस में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत समय लगता है, काफी पैसा लगता है। स्पेशली यदि आप मेडिकल प्रोडक्ट्स को देखें तो बहुत सर्टिफिकेशन, ट्रायल्स की जरूरत है और उसके लिए फंडिंग होता नहीं है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स कहते हैं कि आप ट्रायल्स खत्म करो, आप सर्टिफिकेशन ले आओ, उसके बाद हम आपको पैसा देंगे, मगर बेचारा एंटरप्रेन्योर कहाँ जाएगा, कौन उसको ये सब करने के लिए पैसा देगा? इसी के लिए मेंटेरा फंड आया है। मिस्टर गणपति, अगर आप हमें ये भी बता सके फिर आप कैसे चुनेंगे कि किस एंटरप्रेन्योर को पैसे दिए जाएंगे? क्या ये आपकी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन में से ही एंटरप्रेन्योर्स आप ढूंढेंगे जिनको और फंड्स की जरूरत है, या फिर इट्स ओपन टू एवरीवन जिसने भी शायद अपना काम कर लिया है और उनके पास एक राइप बिजनेस है जहां पर आपको लग रहा है पोटेंशियल है उसको फंड करने का, उनके लिए फंड हाजिर होगा? जी हाँ, ये फंड तो सबके लिए ओपन है। हम तो बेस्ट आइडियाज को ही फंड करेंगे, हमारे पोर्टफोलियो से और भी इंक्यूबेटर्स के पोर्टफोलियो से, नहीं तो डायरेक्ट भी। हम 3 चीज देखते हैं, क्या एंटरप्रेन्योर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, दूसरी बात एंटरप्रेन्योर पैशनेट है और टीम अच्छा है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और तीसरा इसका क्या ट्रैक्शन है, क्या डिफरेंशिएशन है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या तकनीक लाया है उन्होंने और क्या ये तकनीक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, ये हम देखेंगे। ये 3 टीज जो हम कहते हैं, व्हाट इज द ट्रबल, व्हाट इज द टीम एंड व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, इन 3 चीज को देख के हम सेलेक्ट करेंगे। मेंटेरा फंड का इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट कमेटी है जिसमें बहुत ही फेमस लोग जैसे विजय महाजन और कमलजीत सिंह हैं, तो इस कारण मेंटेरा फंड अलग से हर आइडिया को देखेगी और अपने मेरिट्स पे चुनेगी। ये विलग्रो के साथ वैसे हम कोऑर्डिनेशन करेंगे मगर एक्सक्लूसिव नहीं है। जी, पिछले साल आपने विलग्रो ने एक इम्पैक्ट फंड लॉन्च किया था और उसमें फोकस था एजुकेशन पर। इसमें आप किन किन फील्ड्स पर फोकस करेंगे जो इनफैक्ट आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है? हेल्थ केयर, एनर्जी, एग्रीकल्चर, यहाँ पर काफी पोटेंशियल दिख रहा है आपको? जी हाँ, और ये फंड एक्चुअली एजुकेशन और स्किल्स में भी इन्वेस्टिंग करेगा। तो ये 4 सेक्टर्स, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ और एनर्जी, इन 4 सेक्टर्स में ज्यादा एम्फोसिस देगा। मगर जब भी हमें एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर बड़ी सोशल प्रॉब्लम के पीछे मिले, हम उनको सपोर्ट जरूर करेंगे। नॉर्मली इस स्पेस से ज्यादा, जैसे आप भी पहले मेंशन कर रहे थे, बड़े निवेशक आसानी से पैसा देते नहीं है, तो आपने क्या देखा है ऑन ग्राउंड इन एंटरप्रेन्योर्स में जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप भी इस फंड को रेज कर रहे हैं एंड यू आर विलिंग टू गिव देम 1 to 3 crores? जी, हम इंडिया में ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कैच ऑन हो रहा है। अच्छे एंटरप्रेन्योर्स अभी इस फील्ड में आ रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास अच्छे से क्वालिफिकेशंस है, जो जानते हैं इन सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। आप यदि 5 या 7 या 10 साल पहले देखें तो पाइपलाइन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इतना अच्छा नहीं था, एंटरप्रेन्योर्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, मगर वो बहुत बदलाव आ रही है।
तो इसीलिए इस फंड की टाइमिंग बहुत बढ़िया है। ये हमारी देश में स्टार्टअप का तो बहुत ही पागलपन फैल गया है, अभी सोशल स्टार्टअप्स का पागलपन अभी आने लगा है, तो उससे अच्छी से पाइपलाइन मिलेगी, अच्छे से हम आइडियाज को फंड कर पाएंगे और मेरे तौर से फिर उसके बाद हमारे सोशल प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होने चाहिए उन्हें हम सॉल्व कर पाएंगे। इनफैक्ट आपने जो स्टार्टअप के पागलपन की बात की, क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि शायद उस स्टार्टअप पॉलिसी में कोई स्पेशल कैटेगरी सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी तैयार की जाए? हाँ, ये इच्छा थी हमारी। 10,000 करोड़ सरकार ने अभी ईयरमार्क किया है, उसमें से अर्ली स्टेज और अर्ली स्टेज सोशल स्टार्टअप्स के लिए यदि वो सेट असाइड करें कुछ पैसा, बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी बात, टैलेंट की बहुत कमी है। यदि गवर्नमेंट ऐसा कुछ स्कीम लाए जिससे कोई IIT या IIM से ग्रेजुएट को अपनी EMI में थोड़ा सी मदद हो, यदि वो सोशल स्टार्टअप्स में जाके काम करे, ऐसे पॉलिसी से इस सेक्टर को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। आप मुझे बताइए, इस फर्स्ट राउंड में आपने कितना रेस किया है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर एक्चुअल साइज क्या रहेगा इस फंड का, और हर साल आप कितने एंटरप्रेन्योर्स को फंड करेंगे? हाँ, अभी हमने स्मॉल साइज में स्टार्ट किया है। सो पहले क्लोजिंग में अबाउट 30 to 35 करोड़ हमने क्लोजिंग अचीव किया। ये फंड बिटवीन 40 to 50 करोड़ का फंड होगा। हर साल हम करीबन 5 या 6 एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग देंगे और उसके बाद फॉलो ऑन फंडिंग भी दे पाएंगे। ये 10 साल का फंड है, तो हम बहुत ही पेशेंट इन्वेस्टर रहेंगे। हम एंटरप्रेन्योर्स के साथ बहुत ही डिटेल के साथ हम उनके साथ सपोर्ट देंगे, काम करेंगे। मेंटेरा फंड इसीलिए दिया है नाम, क्योंकि मेंटर, लैंड ऑफ मेंटर्स, मेंटेरा ऐसे बना है। तो हम पैसिव इन्वेस्टर्स नहीं रहेंगे, हम बहुत ही एक्टिवली एंटरप्रेन्योर के साथ उनकी बिजनेस सक्सेस लेने के लिए हम उनके साथ काम करेंगे। क्या आपको लग रहा है इस समय किस तरह का सेटअप या इकोसिस्टम में बदलाव आना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सोचे कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर से भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, एंड ऑफ कोर्स वहां पर एक नोबल कॉज भी है कि आप लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, एक शायद बड़े इनोवेशंस में भी काम कर रहे हैं? जी, तो इकोसिस्टम काफी बढ़ रहा है। वैसे इंक्यूबेटर्स तो बहुत सारे हैं हमारे देश में, कई इंक्यूबेटर्स अभी सोशल फोकस भी ला रहे हैं अपने ऑपरेशंस में। दूसरी बात, भारत सरकार ने नए कंपनीज एक्ट में CSR को TBI, ये टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, एक्सप्लिसिटली उन्होंने अप्रूव किया है। सो उससे CSR फंडिंग भी आने लगा है इन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए। ये भी बहुत ही अच्छी चीज है। थोड़ा सा अभी टैलेंट की कमी है इस सेक्टर में, लोग भाग रहे हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन के पीछे। मेरा होप है कि हम कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लाएं जिससे हम दिखा पाएं कि आप सोशल एंटरप्राइज भी खड़ा कर सकते हैं और आप पैसा भी बना सकते हैं, जिससे टैलेंट यहाँ भी देखने लगेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से अभी हमारे यूथ को ये हमारे सोसाइटी के सीरियस प्रॉब्लम सॉल्व करने की इच्छा है उनमें, अभी तक उनको पाथवे नहीं मिला। आप टीच फॉर इंडिया को देखिए, टीच फॉर इंडिया में हजारों लोग अप्लाई करते हैं हर साल, 600 या 700 टीच फॉर इंडिया फेलो स्टार्ट करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यंग पीपल में ये इच्छा है कि समाज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और सोशल एंटरप्राइज वही पाथवे है जिसके थ्रू दीज पीपल कैन गेट एन आउटलेट फॉर देयर एस्पिरेशंस टू सॉल्व दीज सोशल प्रॉब्लम्स। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, फिर कैसे कोई एंटरप्रेन्योर आपसे आप तक पहुंच सकता है इस फंड के लिए अगर उन्होंने आवेदन देना है, या फिर क्या कोई स्पेशल क्राइटेरिया है जो उनको फुलफिल करना होगा टू क्वालिफाई? So mentera.com, MENTERRA, वो है हमारा वेबसाइट, उसके थ्रू वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बस हमें चाहिए कि बड़ी सी प्रॉब्लम को पैशनेटली उन्हें सॉल्व करने की इच्छा हो, और फिर हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तकनीक तो आ जाएगा, हम उनके साथ डेवलप करेंगे कि प्रॉब्लम कैसा सॉल्व हो, मगर वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए उनके दिमाग में, और फिर हम उनको सपोर्ट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसे आपने कहा, आजकल स्टार्टअप्स के बीच पागलपन जरूर है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं यही पागलपन सोशल सेक्टर में भी फैलता हुआ दिखाई दे, और जल्दी हम कई बड़े पोस्टर बॉयज आते देखें जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर, और अब वक्त हुआ है हमारे एक्सपर्ट की टिप्स जानने का जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। मेरी सहयोगी कल्पिता पारकर ने इसी पर बात की तनवीर शेख से। तनवीर, किसी भी बिजनेस को
सक्सेसफुली रन करने के लिए जो एम्प्लॉयज है उनको खुश करना सबसे बड़ा काम होता है, जिसको अक्सर थोड़ा इग्नोर किया जाता है। तो किस तरह से एम्प्लॉयज का मोरल जो है वो बरकरार रखे, उनकी एनर्जी लेवल जो है, उनकी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किस तरह से उनको बूस्ट किया जाए? एम्प्लॉय मोरल जो है, इससे डायरेक्ट कनेक्शन है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी का। आपके ऑफिस में लोग आए और उनकी एनर्जी लेवल हाई नहीं है, तो ऑब्वियसली उनका कोऑपरेशन दूसरों के साथ कम होगा। उनकी जो सर्विस जो कस्टमर को देते हैं, बाय द वे कस्टमर मैं इनको नहीं कहता जो एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं, इंटरनल कस्टमर्स काफी मायने रखते हैं। अगर उनको बराबर से वो सर्विस नहीं दे पाए, खुशी से काम नहीं कर पाए, तो आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह एफिशिएंसी लो होगी, और अगर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, कस्टमर एक्सपीरियंस ये सारा हैम्पर करेगा, तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस रिजल्ट्स पे ये असर जरूर करेगा। तो एम्प्लॉय मोरल को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। एम्प्लॉयज की एनर्जी लेवल हाई रखने के लिए, इफिशिएंसी उनकी बढ़ाने के लिए वो क्या टैक्टिक्स होंगे जिनको एंटरप्रेन्योर्स को अपनाना चाहिए टू बूस्ट एम्प्लॉयज मोरल? जो जॉब कर रहा है एक पर्सन, भले एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो या आपके साथ सेल्स में है या कोई और फंक्शन में है, उसके लिए तो वो बेसिक जो सुबह से शाम तक करने वाली चीजें हैं, रूटीन चीजें, उसमें क्या मायने मिलेंगे, उसको क्या पर्पस मिलेगा? अगर आप उनसे कम्युनिकेट करें कि इस जॉब का कंट्रीब्यूशन या हायर पर्पस क्या है। बाय द वे हर जॉब का एक हायर पर्पस होता है। अगर सिर्फ उसको ये दिखाया जाए हाउ हिज जॉब इज हेल्पिंग टू अचीव, उसको कंपनी गोल्स अचीव करने में कैसे मदद कर रहा है, अगर उसको पॉइंट आउट किया जाए तो मेरा कंट्रीब्यूशन दिखेगा और उससे एम्प्लॉय मोरल डेफिनेटली बूस्ट होगा। इसके अलावा तो हो गई पहली टैक्टिक कि आप उन्हें उनका पर्पस रिमाइंड करते रहें। टैक्टिक नंबर 2, सेलिब्रेट अकम्प्लिशमेंट्स। यानी आपका कहना है कि काम को सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट अचीवमेंट्स ऑफ टीम्स और अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मिसाल के तौर पे हम कुछ टारगेट किए थे सपोज सेकेंड थर्ड मंथ ऑफ द ईयर में, और वो अचीव होता है, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं बॉसेस कि हाँ चलो चलो अभी अचीव हो गया, आगे देखो, अभी नेक्स्ट आगे का अगला पड़ाव। वी फॉरगेट ये रूटीन में कि एक रिफ्लेक्ट करते हुए कि क्या अच्छा किए हम, और वहां पर अप्रिसिएशन देना। अक्सर ये डर होता है लोगों को कि अगर मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूं तो सर पे नहीं चढ़ जाए, लेकिन अप्रिसिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट वहां पर। सही कहा आपने, एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट करना वक्त बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसकी एक थिन लाइन भी है जिसे आपको मेंटेन करना होगा। लेकिन क्या साथ ही साथ एम्प्लॉयज की पसंद नापसंद का ध्यान रखना भी जरूरी होता है? पसंद नापसंद जॉब में आप ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकते लोगों को कि आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो सर मुझे कुछ और काम करना है। हाँ, लेकिन उनकी अगर शौक के प्रोजेक्ट्स हैं विद इन दैट फंक्शन, तो आप उन्हें इतनी फ्रीडम दें कि परस्यू करें वो प्रोजेक्ट्स। एक और चीज, आखिरी चीज, हम सब लोग क्यों काम कर रहे हैं? एक कहीं ना कहीं चाह होती है कि गिव back to society, give back to a larger purpose, leave the place a little better. So अगर engagement बढ़ानी है तो कोई ऐसे causes लीजिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब आप सारे लोगों को कुछ टाइम दें, जो जाके ऐसी चीज करें जो सोसाइटी में वापस एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हुए, रिस्पॉन्सिबल कंपनी बनते हुए वो वापस हम कुछ इन्वेस्ट कर पाए, स्पेशली टाइम एंड एफर्ट्स, नॉट मनी। कंपनीज अक्सर बोलती हैं चैरिटी में हम पैसे दे देंगे, बट उसके अलावा अगर कलेक्टिव एफर्ट हो, जैसे कोई एक सैटरडे या कोई संडे के 1-2 घंटे सारे लोग मिलके कोई एक एनवायरनमेंट इश्यू पे काम करें या कुछ गरीब बच्चों को मदद करने वाले काम करें, एक अलग एनर्जी डेवलप होती है। सही कहा आपने, जो सोशल कॉजेज के लिए कुछ न कुछ काम करते रहना, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लाना जिससे थोड़ी मोनोटनी ब्रेक हो जाए और काम में वो एनर्जी लेवल हाई रह सके। लेकिन एनर्जी लेवल बूस्ट करने के लिए सैलरीज वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो उस पे कितना फोकस रहना चाहिए? अक्सर लोग बोलते हैं कि लोग पैसों के लिए कंपनी छोड़ते हैं, बट ये अगर कई रिसर्चर्स ने बताया है कि ये नंबर 1 रीजन नहीं है। लोग अपने बॉसेस को छोड़ के जाते हैं, स्पेशली कंपनीज को जब छोड़ते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें वो जो चीज काम करने के लिए पैशन चाहिए वो नहीं मिलता, जो करियर दिखता है आगे वो नहीं दिखता, उनको दिख रहा। सो मनी ऑब्वियसली दिखता है ऐसे, बट साल में एक बार मनी कॉन्वर्सेशन होगा, 2 बार, पर उसके बीच में जो इतने महीने हैं, हफ्ते हैं, दिन हैं, मोमेंट्स हैं,
इसमें तो एंगेजमेंट लेवल हाई करना होगा ना आपको। आपकी एम्प्लॉयज जो है वो आपके बिजनेस के पहिए है और उनको खुश रखते हुए ही आपको कामयाबी की तरफ बढ़ना होगा, राइट रणवीर? बिल्कुल, यू कांट मेक ऑल द पीपल हैप्पी ऑल द टाइम, बट अ कलेक्टिव एंगेजमेंट बाय डूइंग सम कॉन्शियस थिंग बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अप टाइम फॉर अस। आई एम श्योर हमारे दर्शक आपकी इन टिप्स का जरूर फायदा उठाएंगे। थैंक यू। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं। फेसबुक हाजिर है, ट्विटर हाजिर है, जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार एंड टेक केयर।